ओके, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ग्लाइकोलिसिस। एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने बताया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है, एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो दोनों में ही एक स्टेप होता है कॉमन, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होते हैं, रेस्पी सबस्ट्रेट वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं या वो फूड मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ब्रेकडाउन पर एनर्जी मिलती है बाय द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सबस्ट्रेट्स दो तरह के होते हैं, या तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बोला जाता है या प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन होता है। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में जो सबस्ट्रेट्स हैं वो मोर कॉमन होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट में भी ग्लूकोज या लिपिड्स। इवन इन द फ्लोटिंग रेस्पिरेशन द मोस्ट कॉमन इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन सबसे ज्यादा कॉमन होता है। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन का मतलब है सबस्ट्रेट प्रोटीन्स होते हैं। अगर प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन बोला जाता है, विच इज वेरी लेस कॉमन। सो मोस्ट कॉमन इज द ग्लूकोज ब्रेकडाउन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है, ग्लाइको मीन्स स्वीट या ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज एक शुगर है, शुगर स्वीट होते हैं, एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। ओके, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। देखिए सेल के अंदर जितना भी ग्लूकोज है, या तो ट्रांसपोर्ट होकर ग्लूकोज सेल में किसी में पहुंच गया, फिर दूसरी सेल में चला जाता है ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही। अगर सेल अब एनर्जी चाहती है, एनर्जी यूज करना चाहती है, तो इस ग्लूकोज को भी यूज करना पड़ेगा। तो इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना पड़ता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, वो कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। 100% ग्लूकोज का ब्रेकडाउन केवल ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ही नहीं होता, कुछ अल्टरनेट पाथवे भी होते हैं। अल्टरनेट पाथवेज आर ऑल्सो, ठीक है। एक पाथवे होता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ट्रिपल पी इसको बोलते हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इसके थ्रू भी ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो सकता है, बट सबसे कॉमन या सबसे जो मेजर या डोमिनेंट पाथवे है जिसके थ्रू ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, उसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। या मेन जो ग्लूकोज है, मोस्टली ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ही ब्रेकडाउन होगा। तो दो पाथवे हम टोटल पढ़ेंगे ग्लूकोज पाथवे के लिए। एक पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी है सेपरेट, वो भी हम पढ़ेंगे, वो भी सेल के साइटोप्लाज्म में ही होता है, ठीक है। तो वो भी साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो ग्लाइकोलिसिस के कुछ कैरेक्टर्स डिस्कस करें तो इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, पहली थिंग तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन। ग्लाइकोलिसिस दोनों में होता है, इन बोथ एरोबिक एज वेल एज एनएरोबिक। 3 साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है। एम्बडेन, मेयरहॉफ एंड पैरनेस। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मैकेनिज्म के बारे में बताया था, इसीलिए इसको हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं उनके नाम पे। लोकेशन जो होती है इसकी साइटोसोल होती है, साइटोसोल इज द लोकेशन। कुछ एर्गेस्टिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, जो साइटोसोल के अंदर होते हैं या साइटोप्लाज्म के साथ होते हैं, इसलिए साइटोसोल बोला जाता है पर्टिकुलरली। साइटोप्लाज्म केवल लिविंग पार्ट को बोला जाता है, तो हम साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं, साइटोसोल भी लोकेशन जो होती है। ओके, टोटल 2 स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है। ग्लाइकोलिसिस जिसमें हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहे हैं वो 2 स्टेप्स में होता है, प्रीपरेटरी फेज में और पे ऑफ फेज में। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो पहले हमें देखिए, हमें पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन में एटीपी मिलेंगे, ऑब्टेन होंगे, क्योंकि हमने अभी फेट देखा था सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस का कि हमें एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए। तो प्रीपरेटरी फेज में 2 एटीपी खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। पे ऑफ फेज में क्या होता है, हमें टोटल 4 एटीपी मिलते हैं और 2 NADH2 मिलते हैं। ये एनर्जी के चेक हैं एक तरह से, ये भी एनर्जी है बट ये बाद में यूज होती है, ये करेंसी है। एटीपी करंट एनर्जी होती है, इसको कभी भी यूज किया जा सकता है, NADH2 को पर्टिकुलर लोकेशंस पे जाके ही यूज किया जा सकता है। तो ओवरऑल हमें 4 एटीपी और 2 NADH2 मिलते हैं, 2 एटीपी खर्च करके। तो नेट एटीपी गेन क्या होगा, क्योंकि 4 मिले हैं, 2 जो है एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, तो नेट एटीपी गेन क्या होता है, 2 एटीपी नेट गेन। करेंसी एनर्जी की बात करें तो 2 एटीपी ही मिलते हैं, जो 2 NADH2 हैं ये जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में कैश हो पाते हैं।
ठीक है, यही रीजन है कि जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एक ही स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस ओनली, तो ये NADH2 वहां पे कैश नहीं हो पाते, ये यूज नहीं हो पाते, इसलिए हम कह देते हैं कि एनएरोबिक में ओनली 2 ATP बने हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन तो क्या हुआ 2 ATP, तो ग्लाइकोलिसिस में 4 ATP बनते हैं, 2 NADH2 बनते हैं, 2 ATP यूज होते हैं, इसलिए नेट गेन 2 ATP का है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में तो 2 ATP प्लस 2 NADH2 दोनों यूज हो जाएंगे, क्योंकि वहां NADH2 को कैश करने वाला मैकेनिज्म क्रैब साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो भी प्रेजेंट है। और एन एरोबिक रेस्पिरेशन में केवल नेट गेन जो माना जाता है वो 2 ही ATP माना जाएगा, क्योंकि वो ग्लाइकोलिसिस का नेट गेन है अदर देन दी NADH2। तो ये कुछ पॉइंट है कि रिक्वायरमेंट नहीं है ऑक्सीजन की, दोनों में होता है, EMP पाथवे भी बोलते हैं, साइटोसोल में होता है, और नेट गेन क्या है 2 ATP प्लस 2 NADH2। बनते 4 हैं, 2 ATP यूज होने की वजह से नेट गेन हम क्या बोलते हैं 2 ATP बोलते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी पाथवे। ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होता है एक सबस्ट्रेट से जिसका हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो वो जो सबस्ट्रेट है मेनली वो क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज एक ही स्टेप में ग्लाइकोलिसिस में ही पूरा का पूरा सारी एनर्जी नहीं दे देता कि 36 ATP दे देगा, CO2 भी दे देगा, वाटर भी दे देगा, ये केवल एक फर्स्ट स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये केवल एक स्टेप है, पहला स्टेप, ठीक है। और एक वन एंड ओनली स्टेप है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, उसमें भी वन एंड ओनली तो हम नहीं कह सकते एग्जैक्टली, तो क्योंकि पायरुविक एसिड उसका फिर फर्दर ब्रेक डाउन और होगा, ठीक है, तो वन एंड ओनली तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसका मेजर स्टेप है ये, दिस इज द मेजर स्टेप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड कह सकते हैं या पायरुवेट कह सकते हैं, पायरुवेट भी कह सकते हैं या पायरुविक एसिड सेम हम कह सकते हैं। ग्लूकोज जिसमें 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन का ग्लूकोज 3 कार्बन के पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है। टोटल 10 स्टेप्स लगते हैं, 10 स्टेप्स 2 क्लासेस ऑफ स्टेप्स में डिवाइड है, पे ऑफ फेज में और प्रिपरेटरी फेज में। प्रिपरेटरी फेज में 5 स्टेप होते हैं, पे ऑफ फेज में भी 5 स्टेप होते हैं। प्रिपरेटरी फेज में ATP यूज होते हैं और पे ऑफ फेज में ATP ऑब्टेन होते हैं, मिलते हैं। प्रिपरेटरी फेज में 2 ATP यूज होंगे और पे ऑफ फेज में जब हमें मिलेंगे तो हमें टोटल 4 ATP ऑब्टेन्ड होंगे। इस तरह से 10 स्टेप्स में एंड यूजिंग मल्टी एंजाइम्स, ओके, बहुत सारे एंजाइम यूज कर ग्लाइकोलिसिस जो है वो कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टेप से। फर्स्ट स्टेप होगा ग्लूकोज। सेल के अंदर जब डिसाइड हो चुका कि ग्लाइकोलिसिस होना है, ठीक है, अभी ये भी हम डिस्कस करेंगे किस स्टेप पर डिसाइड होता है। तो सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो चेंज होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यहां पे देखिए ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ये पहला स्टेप है। ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन के लिए फॉस्फेट चाहिए, फॉस्फेट प्रोवाइड करता है एनर्जी सोर्स ATP। ATP जिसमें 3 फॉस्फेट है, एडिनोसिन ट्रायोस फॉस्फेट, वो अपनी एक फॉस्फेट जो है प्रोवाइड कर देता है किसको, ग्लूकोज को। ATP की फॉस्फेट जो होती है H3PO4, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। ATP जो फॉस्फेट देता है वो फॉस्फेट रेडिकल देता है HPO3, ठीक है, इसमें से वाटर एलिमिनेटेड है, ऑलरेडी वाटर एलिमिनेटेड है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में से, तब फॉस्फेट रेडिकल बनता है HPO3, तो HPO3 डोनेट करता है ATP, ठीक है। तो एक फॉस्फेट रेडिकल चला गया सबस्ट्रेट ग्लूकोज में, तो एक फॉस्फेट चले जाने की वजह से ट्रायोज फॉस्फेट जो है वो डायोज फॉस्फेट बन गई ADP। तो यहां एक ATP यूज हुआ है जबकि ATP ऑब्टेन होने चाहिए। तो ये क्या चल रहा है, अभी प्रिपरेटरी फेज चल रहा है, ठीक है, अभी हम तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप प्रिपरेटरी फेज, इसमें भी टोटल 5 स्टेप होंगे। तो यहां पे क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन हुआ। फॉस्फोराइलेशन कराने के लिए जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं काइनेज एंजाइम। 6 कार्बन की शुगर का फॉस्फोराइलेशन हुआ है, इसलिए हम जनरल लिखते हैं इसको हेक्सोकाइनेज, या मोर एग्जैक्टली क्योंकि हमें पता है ग्लूकोज का ही फॉस्फोराइलेशन हुआ है तो हम इसको ग्लूकोकाइनेज भी लिख सकते हैं, ठीक है, ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज एंजाइम के कोफैक्टर हैं। कोफैक्टर आपको पता होना चाहिए, कोई भी एंजाइम जो होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम, उसमें एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है।
ये नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर कहलाता है। कोफैक्टर भी अगर आपके इनऑर्गेनिक है तो जनरली मेटल्स होती हैं, ठीक है, कुछ मेटल्स होती हैं जो कोफैक्टर है इस पर्टिकुलर एंजाइम का, कॉन्जुगेटेड एंजाइम का। तो यहाँ पे भी ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम है हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज, तो इसके जो कोफैक्टर हैं वो मेटल्स होती हैं, दो मेटल, या तो मैग्नीशियम, बाइवेलेंट आयन वाली मेटल्स हैं, या मैंगनीज, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज चेंज होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। इस तरह से ग्लूकोज है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन, दिस इज फोर्थ कार्बन, दिस इज फिफ्थ कार्बन, ठीक है, और यहां सिक्स्थ कार्बन है ये। तो ग्लूकोज की सिक्स्थ पोजीशन पर फॉस्फेट आई है यहां पे एक H ऑलरेडी था, फॉस्फेट रेडिकल आया है, ठीक है, तो ये बन जाता है फॉस्फेट H2PO3। इस फॉस्फेट को हम ब्रैकेटेड P की तरह भी लिखते हैं, H2PO3 को। देखिए फॉस्फेट रेडिकल जो आया था वो HPO3 था, एक H ऑलरेडी है इस पोजीशन पर, H2PO3 को हम फॉस्फेट लिखते हैं, द फॉस्फेट, और इसको P से हम ब्रैकेट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये H है, यहाँ पे HPO3 आया, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि सिक्स्थ पोजीशन पर फॉस्फेट आ गई। तो अब ये ग्लूकोज ग्लूकोज नहीं रहा, ये क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और एंजाइम जो था वो हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज। ओके, ये जो स्टेप होता है, दिस स्टेप हेक्सोकाइनेज एंजाइम का जो स्टेप है, पहला स्टेप, ये इररिवर्सिबल स्टेप है, इसीलिए सिंगल एरो लगाया है। ये इररिवर्सिबल इसलिए है कि अगर ये भी रिवर्सिबल होता तो ग्लाइकोलिसिस का फेट डिसाइड नहीं हो पाता, क्योंकि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो वापस ग्लूकोज में चेंज हो जाता। तो ये एंश्योर करना होता है कि ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो उसका पर्टिकुलरली, ताकि एनर्जी रिलीज हो सके। इसलिए ये जो स्टेप है ये आपका इररिवर्सिबल स्टेप होता है, ठीक है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज होता है अपने एक आइसोमर में, इसके आइसोमर का नाम है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज एक एल्डोलेज शुगर है, फ्रक्टोज एक कीटोज शुगर है, तो सिंपली आइसोमराइज होता है। आइसोमराइज के लिए हम यहाँ एंजाइम लिख देते हैं आइसोमरेज। हम ओनली आइसोमरेज भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें सबस्ट्रेट भी पता है, क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो हम इसको पर्टिकुलर नाम भी लिख सकते हैं, क्या, कि फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, या ओनली आइसोमरेज भी हम लिख सकते थे। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। अभी हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी, this was the second carbon, this was the third carbon, this is the fourth carbon, this is the fifth carbon, and this is the sixth carbon, ठीक है। ये सिक्स्थ कार्बन पर फॉस्फेट था, तो ये चेंज हो जाता है फ्रक्टोज कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। तो फ्रक्टोज कॉन्फ़िगरेशन जो होती है उसकी रिंग अलग होगी, फ्यूरान रिंग, उसकी पहली पोजीशन पर वही CH2OH H, ठीक है, OH H OH H, and this is also H2OP H। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, कोई फॉस्फेट ऐड नहीं हुई, केवल आइसोमराइजेशन हुआ, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। रिंग कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, ऑक्सीजन जो है वो पहले कार्बन से सेकंड कार्बन पर शिफ्ट हो गई। तो यहां एंजाइम जो लगा फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, इसका कोई कोफैक्टर नहीं होता, दिस इज द सेकंड स्टेप। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ग्लूकोज जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है इसमें फिर से एक एटीपी यूज होगा, यानी फिर से फॉस्फोराइलेशन होगा। फॉस्फोराइलेशन होगा तो फिर से एंजाइम जो होंगे काइनेज होंगे। देखिए ध्यान रहे, ये स्टेप रिवर्सिबल स्टेप था, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइज वापस हो सकती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो फिर से इररिवर्सिबल स्टेप है, इसलिए सिंगल एरो दिखा रहा हूं मैं। नेक्स्ट स्टेप फिर से काइनेज एंजाइम कराएगा, हम ओनली काइनेज लिख सकते हैं या पर्टिकुलर नाम लिख सकते हैं, क्या, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, क्योंकि हमारे पास फ्रक्टोज सबस्ट्रेट है और वो उसके ऊपर फॉस्फेट है, तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज लिख सकते हैं या ओनली काइनेज लिख सकते हैं, जैसे वहां पे ग्लूकोकाइनेज था। काइनेज फॉस्फोराइलेशन करा रहे हैं तो फिर से एक एटीपी यूज होगा, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट क्या होगा, निकल जाएगा, और वो जो फॉस्फेट रेडिकल था
वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को मिल जाएगा। फ्रक्टोज को फॉस्फेट रेडिकल मिलेगा तो वो उसको 6th पोजीशन पे लेगा, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट होगा। पहले 6th पोजीशन में फॉस्फेट थी, अब एक नई फॉस्फेट और मिल गई, तो वो कहां चली गई, पहली पोजीशन पर। एंजाइम फिर से काइनेज है, तो फिर से क्या होंगे, कोफैक्टर होंगे, और कोफैक्टर क्या होता है, मैग्नीशियम या मैंगनीज। ठीक है, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे सिमिलरली एक फॉस्फेट और आ जाने से 2 फॉस्फेट हो जाएंगी टोटल। अब पहली पोजीशन पर भी फॉस्फेट आ गई, यहां पहले CH2OH था, फॉस्फेट रेडिकल आया HPO3। HPO3 जैसे यहां आया, एक H ऑलरेडी है, तो ये H2PO3 बन गया, इसको ब्रैकेटेड P हम लिख सकते हैं इस तरह से, फॉस्फेट। तो इस H को रफ करके, क्योंकि ATP से फॉस्फेट आई है, इसको लिख रहा हूं मैं P, लाइक दिस। पहली पोजीशन पर भी फॉस्फेट आ गई है, पहला कार्बन है। ठीक है, उसके बाद एज इट इज फ्रक्टोज, और फिर 6th पोजीशन, ये 6th कार्बन था, CH2O, यहां ऑलरेडी फॉस्फेट थी, और यहां H। तो अब वही फ्रक्टोज, देखिए पहली पोजीशन पर भी और 6th पोजीशन पर भी दोनों पर फॉस्फेट आ गई, इसलिए हमने लिख दिया फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। सिमिलरली द एंजाइम इज सेम, एंजाइम इज काइनेज, कोफैक्टर्स आर मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, एंड व्हाट अकर्स, द फॉस्फोराइलेशन अकर्स। तो इस तरह से अभी तक 2 ATP हम यूज कर चुके हैं, हमने अभी ऑब्टेन्ड नहीं किए ATP। एक ATP ये और एक ATP ये, 2 ATP अभी क्या हो चुके हैं, ऑब्टेन। फाइनली जो प्रोडक्ट हमें मिला, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। देखिए बाई फॉस्फेट विल बी करेक्ट, डाई फॉस्फेट हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि डाई फॉस्फेट जब लिखा जाता है जब एक फॉस्फेट दूसरी फॉस्फेट से एनहाइड्राइड बॉन्ड से अटैच हो। ठीक है, जैसे कि एडेनिसिन डायोस फॉस्फेट, ट्रायोस फॉस्फेट। जब दो अलग अलग मोनोफॉस्फेट हैं, एक पहली पोजीशन पर एक 6th पोजीशन पर, तो उसके लिए हम बाई या बिस फॉस्फेट लिखेंगे। ठीक है, डाई फॉस्फेट नहीं लिखेंगे, फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट। डाई तब लिखा जाता है जब एक ही पोजीशन पर 2 फॉस्फेट हो, जैसे कि एडेनोसिन पर या एडेनिन के साथ 2 फॉस्फेट अटैच है, या 3 फॉस्फेट अटैच है शुगर के साथ, तब हम डाई या ट्राई लिख सकते हैं। तो यहां हम लिखते हैं बिस फॉस्फेट या बाई फॉस्फेट। तो यहां बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब ये जो कंपाउंड है, ये एक 6 कार्बन कंपाउंड है, यहां अभी कोई डी कार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ है, सारे के सारे कंपाउंड 6 कार्बन के हैं। ग्लूकोज भी 6 कार्बन का था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन का, इसमें फॉस्फेट आ चुकी थी। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन का है, रिंग स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पायरान रिंग थी, यहाँ फ्यूरान रिंग है, और फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट भी 6 कार्बन का है। तो ये कंपाउंड फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट फाइनली 2 चीजों में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। एंजाइम होगा एल्डोलेज, ठीक है, और जिंक होते हैं कोफैक्टर। यहां भी बाइवेलेंट मेटल्स हैं, जिंक जो है इसका कोफैक्टर है, मैग्नीशियम नहीं, ध्यान रखिएगा। तो एल्डोलेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, जो कि एक 6 कार्बन का कंपाउंड है, ये 3 कार्बन के कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक होगा 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और एक होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट। एक 6 कार्बन का कंपाउंड 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, इसके पास 2 फॉस्फेट थी, एक फॉस्फेट इधर चली गई और एक फॉस्फेट इधर चली गई। तो इस 3 कार्बन वाले के पास भी फॉस्फेट है, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और इस 3 कार्बन वाले के पास भी फॉस्फेट है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट। दोनों में ही 3rd पोजीशन पर फॉस्फेट है। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड अगर हम देखेंगे, तो ये है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। यहां से नंबरिंग करेंगे एल्डिहाइड ग्रुप से 1 2 3, 3rd पोजीशन पर फॉस्फेट 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। दूसरा कंपाउंड जो बनता है CH2OP C, देखिए अगर देखेंगे डिफरेंस क्या है, तो यहां दोनों हाइड्रोजन जो थे ये उठा लिए गए, यहां कीटोन ग्रुप बन गया, कीटोज शुगर है, उन दोनों हाइड्रोजन को नीचे ले आएंगे, एक यहां लगा दी, एक ऑक्सीजन के बाद, तो दोनों एक दूसरे के आइसोमर ही हैं। ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन 3-फॉस्फेट दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, और दोनों ऑब्टेन हुए हैं फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से। ठीक है, यहाँ पे एल्डोलेज एंजाइम था, इसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, एक एल्डिहाइड शुगर बना दी और एक कीटोज शुगर बना दी। ये कीटोन ग्रुप है, देख लीजिए, डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन 3-फॉस्फेट जो है कीटोन शुगर है, और 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है एक एल्डिहाइड है। तो इस तरह से ये 2 जो है आपके प्रोडक्ट्स आ गए। डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट क्योंकि आइसोमर है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का ही, ठीक है, तो ये भी इसमें चेंज हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, क्योंकि फर्दर ब्रेकडाउन करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते। डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन 3-फॉस्फेट जो है DHA3P, या इसको DHAP भी लिख सकते हैं, इसका फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होता, ये वापस आइसोमराइज हो जाता है किसमें, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में ही।
तो जनरली ऐसे लिखा जाता है कि फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट वो ब्रेक डाउन हुआ 3PgAl में और DHAP में। इन दोनों को इस तरह से दिखाया जाता है यहाँ पे आइसोमरेज, ठीक है। तो DHAP भी इसी में चेंज हो जाएगा, तो 3PgAl के टोटल 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल था, जब ये टूटा तो एक मॉलिक्यूल बना 3PgAl का और एक मॉलिक्यूल बना DHAP का। क्योंकि DHAP भी आइसोमराइज हो गया तो 3PgAl के टोटल 2 मॉलिक्यूल ऑब्टेन हो जाते हैं।